वेलकम टू बिग वुमेन स्टडी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपका साइंस का एग्ज़ाम था और बहुत ही अच्छा गया है। इसीलिए कल जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम है वो और भी अच्छा जाए, और ये सब सोच करके मैंने सब्जेक्टिव के कुछ निचोड़ करके क्वेश्चन बनाए हैं। उन सभी को आपके सामने आज पढ़ाने वाले हैं, और आप इसको बढ़िया से देखेंगे तो कल आपको ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही खास भूमिका निभाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना कांग्रेस का उद्देश्य निम्नलिखित है ना। मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति बहाल करना था, यानी कि यूरोप में जो है ना वहाँ शांति लानी थी। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूरोप में शांति बहाल करना। दूसरा, विजय राष्ट्रों को पुरस्कार देना तथा हारे हुए राष्ट्रों को दंड देना, यानी कि जो वहाँ जीत गए थे जो राष्ट्र, उन्हें पुरस्कार देना था, और जो राष्ट्र हार गए थे उन्हें दंड देना था। ठीक है बच्चों, चलिए जहाँ तक संभव हो सके क्रांति के पहले की व्यवस्था को फिर से स्थापित की जाए, यानी कि क्रांति से पहले जो वहाँ का जो चाल चलन था, वहाँ का जो रहन सहन था, उन सभी को पहले की तरह स्थापित किया जाए। ठीक है बच्चों, चलिए शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करें। शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए आप लोग बढ़िया से समझ जाइएगा इसको। शीत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें किसी हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, यानी कि उसमें हथियार का यूज नहीं किया जाता था, उसका उपयोग नहीं किया जाता था, बल्कि एक देश दूसरे देश से आपसी वैचारिक मतभेद के कारण टकराते हैं तो जुबानी जंग होती है। इस जुबानी जंग को ही शीत युद्ध कहते हैं। मतलब ये कि एक ऐसी लड़ाई जो कि हथियारों से ना लड़ी जाए बल्कि जुबानों से लड़ी जाती हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो बच्चों, जॉन साइमन के नेतृत्व 1927 में साइमन कमीशन बना। साइमन कमीशन में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इसके संबंध में निर्णय विदेशियों के द्वारा किया जाना था। साइमन कमीशन 7 सदस्यीय आयोग में एक भी भारतीय नहीं थे। ठीक है बच्चों, यानी इसका जो था विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो निर्णय था वो विदेशियों के द्वारा लिए जाते थे, और जो हमारे उस जो कमीशन में था, साइमन कमीशन के अंदर में 7 सदस्यीय आयोग में एक भी हमारे भारत के नहीं थे। तो भारत के स्वशासन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा। तो पूरा भारत उसका विरोध किया। ठीक है, यानी पूरे भारतीयों ने उसका विरोध किया क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। ठीक है, तो साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ ये आपको अच्छे से पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उपनिवेशवाद से आपका क्या अभिप्राय है? जब कोई शक्तिशाली देश किसी गरीब या कमजोर देश पर आर्थिक या राजनीतिक रूप से अपना अधिकार बना लेता है तो वह गरीब या कमजोर देश उस शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहा जाता है। ठीक है, और उपनिवेश बनाने की इस प्रक्रिया को ही उपनिवेशवाद कहते हैं। मतलब ये कि कोई बहुत ही शक्तिशाली देश है और वो गरीब देशों पर जो है आर्थिक या राजनीतिक रूप से उस पर अधिकार कर लिया, अपना हक जमा लिया, और गरीब या कमज़ोर देश उस शक्तिशाली देश का उपनिवेश बन जाता है। ठीक है ना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उपनिवेशवाद बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुआ आंदोलन की विवेचना करें। बच्चों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के एग्जाम में आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए चलो एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, बढ़िया से पढ़ लेंगे हम सभी को। हुआ आंदोलन 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, जो एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? हुआ आंदोलन की 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और यह किस प्रकार की क्रांतिकारी आंदोलन था? एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इस आंदोलन में क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल था, यानी उसमें आत्मदाह तक भी शामिल था। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकतंत्र में सूचना के अधिकार की क्या भूमिका है? तो सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिक को, यानी अपने जनता को, अपने हम जैसे जिस देश के नागरिक हैं उसको, अपने कार्य को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है, यानी सबके सामने करता है। लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुनी हुई व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है, और यह अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्व की पालन करे। चलिए बच्चों, तो लोकतंत्र में सूचना का अधिकार आपको समझ में आ गया होगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजनीतिक दलों के 2 प्रमुख कार्य को बताइए। बहुत खास क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि कल एग्जाम में ये रह सकता है, इसलिए आप लोग इसको समझ के बनाइए। तो राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला ये है कि ये सरकार और जनता के मध्य सेतु का कार्य करती है, यानी एक पुल की तरह बना हुआ होता है और वो सरकार और जनता के बीच में एक पुल का कार्य करती है। ठीक है, ये राष्ट्रहित के अनुकूल जनमत बनाते हैं। ठीक है ना, ये अपने राष्ट्र के प्रति जो है ना जनमत, जन का मतलब होता है लोग और मत का मतलब होता है वोट, तो जनमत बनाते हैं। निर्वाचन के समय, तीसरा पॉइंट है, निर्वाचन के समय प्रत्याशियों का चयन करते हैं। शासक दल की निरंकुशता पर रोक लगाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित थे बच्चों। आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर अच्छे से मिलता हुआ चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, संघीय शासन की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संघीय शासन की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है सत्ता का विकेंद्रीकरण। बच्चों याद कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन बहुत खास क्वेश्चन है। सत्ता का विकेंद्रीकरण और दूसरा है सत्ता का संविधान के द्वारा स्पष्ट बंटवारा। तो बच्चों इस तरह से संघीय शासन की 2 विशेषताएं हमारे सामने थी, हमें इसको अच्छे से याद कर लेना। चलिए, नगर निगम के आय के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो बच्चों जरा इसको समझेंगे। जैसे इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि नगर निगम जो पैसा कमाता है वो किस स्रोत से कमाता है, किसके आधार से कमाता है? तो सबसे पहला चीज़ है सड़क निर्माण करना, बिजली की आपूर्ति करना, जल आपूर्ति करना, साफ सफाई की व्यवस्था करना, और इन सभी प्रकार से नगर निगम की आय होती है। ऐसे कैसे? तो देखिए, आप वहाँ सड़क बना रहे हैं, बिजली लगा रहे हैं, जल पूर्ति कर रहे हैं, तो ये सब जो होता है ना, इससे टैक्स लिया जाता है और ये सिर्फ नगर निगम ही ये काम कर सकती है। तो ये जो होता है इससे वो अपना इनकम कमाती है और यही नगर निगम के आय के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है बच्चों, तो आप नीचे और भी अच्छे से लिख सकते हो, इसमें बहुत सारे कुछ ऐड हो सकते हैं, जैसे रोड लाइट, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, समावेशी विकास क्या है? तो समावेशी विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें समाज के सभी लोगों को समान अवसरों के साथ विकास का लाभ भी समान रूप से प्राप्त हो, अर्थात सभी वर्ग, क्षेत्र, प्रांत के व्यक्ति का बिना भेदभाव एक समान विकास के अवसरों के साथ साथ होने वाला देश का विकास ही समावेशी विकास कहलाता है। यानी कि आप चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, आपको समान विचारधारा के साथ देखना ही समावेशी विकास कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी सभी के लिए विकास करना, सभी समाज के लिए, पूरे देश के लिए विकास करना, ये समावेशी विकास कहलाता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या अभिप्राय है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा एकत्रित अनाज को उचित मूल्य पर वाली दुकानों के माध्यम से समाज के सबसे अधिक निर्धनों में वितरित किया जाता है। यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा एकत्रित अनाज यानी इकट्ठा अनाज को उचित मूल्य वाले दुकानों के माध्यम से समाज के सबसे अधिक निर्धन का मतलब गरीबों के बीच में उसको बांटा जाता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय पूंजी बाजार में किन वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है? तो भारतीय पूंजी बाजार में निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं को शामिल किया जाता है, जैसे वित्त प्रणाली, ऋण बैंक इत्यादि। ठीक है बच्चों, इन सभी को बढ़िया से देखते चलिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। यानी कि विश्व में जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं उन सभी को इकट्ठा करना, एक साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। इसके अंतर्गत विश्व की सभी अर्थव्यवस्था में एक अर्थव्यवस्था या एक बाजार का रूप ले लेती है, यानी वही इकट्ठा होकर के एक बाजार या फिर एक अर्थव्यवस्था का रूप ले लेती है, उसी हम लोग क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। चलिए, पट्टिका कृषि से आप क्या समझते हैं? तो पट्टिका कृषि के अंतर्गत बड़े खेतों में बांटा जाता है तथा फसलों के बीच पट्टियां उगाई जाती है। ठीक है बच्चों, और ये पवनों द्वारा, पवन का मतलब होता है हवा, जनित्र बल को कमजोर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के प्रत्यन
प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वह है जिसका भंडार सीमित है, यानी कि बहुत कम है, जिसका पुनः उत्पादन संभव नहीं है, जैसे कि कोयला, डीजल, पेट्रोल इत्यादि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। ठीक है, जिसका भंडार अपार, जैसे कि सोलर सेल, पवन ऊर्जा, बायोगैस, इन सब से होता है। ठीक है बच्चों, तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत दोनों आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, आप समझ जाइए। यानी कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वैसा ऊर्जा स्रोत होता है जिसका उत्पादन संभव नहीं है, लेकिन अगर गैर पारंपरिक का बात करेंगे तो उसका उत्पादन जो है वो दोबारा हो सकता है। चलिए, सार्वजनिक तथा निजी उद्योग में क्या अंतर है? तो सार्वजनिक उद्योग वह है जिस पर आम जनता का अधिकार होता है, यानी कि लोकल जो पीपल्स होते हैं उनका, यानी जो भी हैं आम जनता, मतलब जितने भी लोग हैं उन सभी का अधिकार होता है। जैसे कि कोयला उद्योग निजी उद्योग वैसा उद्योग है जिस पर कोई खास निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, जैसे टाटा स्टील उद्योग। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार का सार्वजनिक तथा निजी उद्योग में अंतर बताया गया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है? ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको भी पढ़ लेंगे। संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी हिस्से पर सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर बड़े बड़े जीव जंतुओं की उपस्थिति जैव विविधता कहलाती है। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी हिस्से पर सूक्ष्म जीवाणुओं को लेकर बड़े बड़े जीव जंतुओं की उपस्थिति ही क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो जल एक अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अतः इसे सीमित रूप से खर्च करने की सलाह दी जाती है, अर्थात जल उपयोग पर नियंत्रण को जल संरक्षण कहा जाता है। इसके निम्न तरीके हैं। ठीक है बच्चों, पहला तरीका यह है कि वर्षा जल का संचय करना। ठीक है बच्चों, वर्षा जल का संचय करना। दूसरा है शुद्ध जल के दुरुपयोग से रोकना, यानी उसका गलत उपयोग ना करें, उससे रोका जाए। तीसरा पॉइंट जलाशय का निर्माण करना। ठीक है बच्चों, चलिए जल संरक्षण का आपने यहाँ पे पढ़ लिया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपदा के किन्हीं 2 प्रकार का उल्लेख करें। तो आपदा से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेगा बच्चों, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आपदाएं 2 प्रकार की होती है। पहली होती है प्राकृतिक आपदा और दूसरी होती है मानव जनित आपदा। तो प्राकृतिक आपदा वे आपदाएं हैं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़, सूखा, वनों में आग लगना, शीतलहर, समुद्री तूफान, तापलहर, सुनामी, आकाशीय बिजली का गिरना, बादलों का फटना इत्यादि। यानी इससे समझ लीजिए नॉर्मली जो कि प्रकृति द्वारा जो आपदाएं आती है उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और जो मानव के द्वारा बनाई जाती है, जैसे कि आतंकवाद, गाड़ी दुर्घटना, ठीक है, रेल दुर्घटना, ये सभी जो देश देश में युद्ध होना, ये सब क्या है? मानव जनित, यानी मानव के थ्रू बनाया हुआ आपदा है। ठीक है बच्चों, तो आपको मानव जनित और प्राकृतिक जनित, मानव जनित आपदा और प्राकृतिक आपदा दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। चलिए, बाढ़ से होने वाली किन्हीं 2 क्षतियों का उल्लेख कीजिए। बच्चों बहुत ही खास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तीनों इंपोर्टेंट है बच्चों। बाढ़ से होने वाली क्षति निम्न है। पहला, जन धन की हानि होती है। आपको पता है कि बाढ़ आता है तो लोग घर में कई प्रकार के बहुत सारे क्षति होती है। ठीक है ना, जन धन की हानि होती है। दूसरा है पालतू पशु मर जाते हैं। तीसरा, फसलें बर्बाद हो जाती है। मकान और सड़क टूट जाते हैं। अक्सर सुने होंगे बाढ़ आने से पुल टूट गया, बांध टूट गया, ये टूट गया, वो टूट गया। तो बच्चों अपना दिमाग लगा के ही इसमें और भी लिख सकते हैं। फिलहाल हमने 4 दिया, आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए, सुनामी के बचाव के 2 उपाय का उल्लेख कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। सुनामी से बचने के निम्नलिखित प्रमुख उपाय है। पहला, समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्ष लगाना। ठीक है, मैंग्रोव का पेड़ लगाना। दूसरा है मकानों का निर्माण समुद्री तट से ऊंचाई पर करना, यानी कि उससे थोड़ा दूर करना, ऐसा भी समझ लीजिए। उपग्रहों द्वारा प्राप्त चेतावनी पर ध्यान देना, यानी कि जो चेतावनी दी जाती है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि सुनामी से हमें बचने के ये जो उपाय हैं, हमें जब एक्टिव रहेंगे तो हम सुनामी से बच सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, छापा खाना यूरोप कैसे पहुंचा? चलिए, छापा खाना, छाप देना बच्चों कल, ठीक है ना। छापा खाना समरकंद, पर्शिया, सीरिया मार्ग कहते हैं रास्ते को, अर्थात रेशम मार्ग से व्यापारियों द्वारा छापा खाना सर्वप्रथम यूरोप के रोम में पहुंचा। यानी छापा खाना सबसे पहले कहां पहुंचा था? यूरोप के रोम में पहुंचा था। उसके बाद
13वीं सदी के अंतिम में रोमन मशीनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचे। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही ये छापाखाना यूरोप पहुंच गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, यह आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था क्योंकि इस आंदोलन में भारत के सभी जन यानी लोग, जैसे कि विद्यार्थी, महिला, अमीर, गरीब, अलग अलग धर्म, जाति आदि, इसका अर्थ यह है कि सहभागियों सभी लोगों का था, यानी इसमें सभी लोगों ने भाग लिया था, इसलिए इसे प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। बच्चों आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन को, यानी कि प्रथम जन आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें भारत के सभी लोग, यानी कि जैसे कि विद्यार्थी, महिला, अमीर, गरीब, सब मिल करके एक साथ इकट्ठा आंदोलन चलाए थे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम जन आंदोलन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता? बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए बढ़िया से। पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हो, जैसे हस्तलिखित पत्र, पुराने जमाने में लिखी गई धार्मिक किताबें, साहित्य। तो पहले के टाइम में लोग पेन कलम ये सब का यूज ना करके किस पे करते थे? पांडुलिपि से लिखा करते थे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन होगा, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका, वर्णन करिए। वाह क्या क्वेश्चन है, मजा आ गया बच्चों। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहने के बहुत चांसेस रहते हैं और अक्सर पूछा जाता है, जर्मनी के एकीकरण में मेजिनी का क्या योगदान था, जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बना सकते हैं बच्चों। चलिए इसका आंसर होगा, बिस्मार्क एक महान कूटनीतिक व्यक्ति था। ठीक है, बिस्मार्क क्या था? एक महान कूटनीतिक व्यक्ति था। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए उसने सबसे पहले अपने सैन्य शक्ति को मजबूत किया, यानी जर्मनी में एकीकरण करने से पहले अपने सैन्य बल, यानी जैसे कि आर्मी, वहाँ के जवानों को मजबूत किया। उसके बाद पड़ोसी देश के साथ मित्रता की, यानी उसके जो बगल के जो देश थे उनसे अपनी दोस्ती बढ़ाई और रक्त एवं लोह की नीति के साथ महान कूटनीतिक का परिचय देते हुए निम्न 3 युद्धों के द्वारा उसने जर्मनी के एकीकरण का पूरा काम किया ना। पहला डेनमार्क के साथ युद्ध किया, दूसरा ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया, तीसरा फ्रांस के साथ युद्ध किया। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को रट लीजिए, क्योंकि कल हो सकता है रटा हुआ चीज ही आपको काम आने वाला। चलिए अगला है, खादर और बांगड़ में अंतर स्पष्ट करें। खादर मिट्टी और बांगड़ मिट्टी। चलिए खादर मिट्टी क्या है? यह नया जलोढ़ मिट्टी होता है, वहीं बांगड़ मिट्टी क्या होता है? यह पुराना जलोढ़ मृदा होता है। ठीक है, सॉरी, यह नया जलोढ़ मृदा होता है और यह पुराना जलोढ़ मृदा होता है। चलिए खादड़ में हो जाएगा, इसकी उर्वरा शक्ति बांगड़ के मुकाबले अधिक होती है, वहीं बांगड़ में हो जाएगा इसकी उर्वरा शक्ति खादड़ के मुकाबले कम होती है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, खादड़ में इसकी मिट्टी रेतीली होती है और बांगड़ में तीसरा पॉइंट है इसकी मिट्टी कंकड़ एवं कैल्शियम कार्बोनेट युक्त होती है, यानी इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी मिक्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेल परिवहन का क्या महत्व है? बच्चों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, रेल परिवहन के महत्व निम्नलिखित है। पहला है, परिवहन के क्षेत्र में रेल परिवहन कई दृष्टिकोणों से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथमतः यह लंबी दूरी का आरामदायक और सस्ता परिवहन है। अगर हम लंबी दूरी तय करेंगे उसके लिए हमको बहुत कम पैसों में हम उससे अपनी दूरी तय कर सकते हैं, तो रेल परिवहन का सबसे बड़ा महत्व आपको ये। दूसरे भारी माल का परिवहन रेल से ही संभव है। अगर कोई भारी सामान आप ला रहे हैं तो आप रेल से ही लाएंगे। ठीक है, मालगाड़ी भी बहुत तरह का बनता है तो भी तो भाई रेल ही है, उसके थ्रू ही आता है ना। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला लाइन होगा, रेल परिवहन ने बहुत बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पर, बहुत सारा ऑप्शन जैसे गार्डिंग का, उसमें इंजीनियरिंग का बहुत सारा स्कोप है। तो बच्चों आप इसको बढ़िया से लिख सकते हैं, मिला के भी लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सूचना के अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? तो सूचना के अधिकार द्वारा आम जनता को सरकारी दस्तावेज की प्रतिलिपि प्राप्त होती है। इससे जनता यह बात जान सकती है कि लोकतंत्र में आम जन के लिए क्या क्या कार्य संपन्न किए गए हैं और क्या क्या होने वाला है। ठीक है ना, तो यानी समझ लीजिए कि सूचना का अधिकार आंदोलन यह बताता है कि सूचना के अधिकार में आम जनता को सरकारी प्रतिलिपि प्राप्त होती है, यानी हम लोग जैसे नॉर्मल जो जनता है उन सभी को सरकार के दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त होती है। इससे जनता को समझ में आ जाता है कि सरकार को क्या क्या काम करना है और क्या क्या संपन्न किए गए हैं। चलिए इसका तीसरा पॉइंट है, अतः
यह लोकतंत्र का रखवाला कानून है और यही रीज़न है कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही रखवाला कानून है, उसकी रक्षा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल की परिभाषा दें। तो राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना और सत्ता को प्रभावित करना होता है। ठीक है बच्चों, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आतंकवाद, क्या आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है? स्पष्ट करें। तो हाँ, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है। आतंकवाद लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरा है, यह देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है। विकासात्मक कार्यों और जन कल्याण योजनाओं को चलाने में कठिनाइयां उत्पन्न करता है और विकास की प्रक्रिया थम जाती है या धीमी हो जाती है। तो आतंकवाद लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। ठीक है बच्चों, आप इसमें से मिला के लिख सकते हैं। चलिए, साख क्या है? बैंकों द्वारा अपने पास जमा पूंजियों को कर्जदारों को ऋण के रूप में देकर कमाया जाने वाला लाभ ही साख कहलाता है। जैसे हम अक्सर आप सुने होंगे कि लोन लोन लोन, तो ये सब जो दिया जाता है और उससे जो आप उसका जो क्या कहते हैं, मतलब उसका जो जोड़ के लिया जाता है, अच्छा जो भी, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो उससे जो कमाया गया लाभ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साख कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? तो सहकारिता का अर्थ मिलजुल कर कार्य करना, यानी सभी को मिलकर काम करना ही सहकारिता कहलाता है। जब यही कार्य आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है तो इसे अर्थशास्त्र में सहकारिता कहते हैं। यानी अगर आप आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यानी आपका इकोनॉमी जो उद्देश्य, आपका जो पर्पस है, उसकी पूर्ति को, उसको पूरा करने के लिए कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? सहकारिता कहलाता है। चलिए, फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? तो 1948 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के कारण जो है वो है, देखिए 1840 ईस्वी में गीजो को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, याद कर लीजिएगा, 1840 ईस्वी में गीजो को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उसके बाद इसके शासनकाल में कोई भी सुधारात्मक कार्य नहीं हुआ, जिससे देश में बेरोजगारी एवं भुखमरी बढ़ गया। ठीक है, तीसरा, सरकार के इन नीतियों के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने लगे, जुलूस निकाले, जो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति होने का कारण रहा। तो यहाँ पे जो ऊपर लिखा गया है 1948, आप उसको सही कर लीजिएगा, 1848 होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों का एकता का वाहक बनता है। ठीक है बच्चों, तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार बदल दिया? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बुआ, 5 नंबर में ही पूछेगा। ठीक है, इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ो। 13 अप्रैल 1974 को दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में जनतंत्र समाज का गठन किया गया। कब? 13 अप्रैल 1974 को दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में जनतंत्र समाज का गठन किया गया। दूसरा है, जयप्रकाश नारायण और आचार्य कृपलानी की सक्रियता अधिक रही। धीरे धीरे तत्कालीन कांग्रेसी सरकार के विरुद्ध लोग संगठित हो गए। ठीक है बच्चों, यानी कि इकट्ठा हो गए। यह आंदोलन जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यानी ये जो लड़ाई थी वो जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस आंदोलन को जनता का अपार समर्थन मिला, यानी जनता का सपोर्ट मिला। इस प्रकार इस जनसंघर्ष का रूप धारण कर लिया, जनता पार्टी का गठन हुआ, सरकार को राष्ट्रीय आपात की घोषणा करनी पड़ी, आपातकालीन की घोषणा करनी पड़ी और आंदोलन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन यह दबने के बजाय विकर रूप धारण कर लिया। परिणाम स्वरूप पहली बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। अतः संपूर्ण क्रांति ने भारतीय राजनीति को बिल्कुल बदल दिया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपको टोटल आज जो है करवाया गया है, कितना क्वेश्चन बच्चों? 35 क्वेश्चन कराया गया है। अभी आपका 60 क्वेश्चन और कराना बाकी है, तो फिलहाल आप इसको बढ़िया से देखते चलिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही खास क्वेश्चन बनाया गया है बच्चों, इसलिए अपनी क्वेश्चन को तैयारी करते रहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए।